बच्चों, आज हम 2025 के पहले सेट 346 जेएस का शुभारंभ कर रहे हैं। और ये सेट मेरे से एक बच्चे ने बोला था कि सर 2025 का सेट हल करा दीजिए, तो मैं पहले 2025 का सेट हल करा रहा हूँ। इसी प्रकार अगर आपके भी कोई प्रश्न हो या कोई आप क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो आप हमेशा याद रखिए, चाहे ध्रुवण तल हो या कंपन तल हो, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब संचरण की दिशा होती है, ये हमेशा इन्हीं दोनों तलों में होती है। तो इसलिए ध्रुवण तल और तरंग संचरण की दिशा के बीच कोण हमेशा 0 रहता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 0 डिग्री। अगला जो है क्वेश्चन है कि जब m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर m द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में m1 प्लस m2 लेस देन m, m1 प्लस m2 ग्रेटर देन m, m1 प्लस m2 बराबर m, m1 गुणे m2 ग्रेटर देन m स्क्वायर। तो इसमें आपको सीधा सीधा जब द्रव्यमान क्षति पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि जो नाभिक के कण हैं उन कणों के द्रव्यमान का जो योग होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कणों का जो द्रव्यमान है वो m1 और m2 है, और m1 प्लस m2 जो है नाभिक का द्रव्यमान है m, तो m से ज़्यादा होना चाहिए। तो m1 प्लस m2 ग्रेटर देन m, ये सही आंसर आपका हो जाएगा 2, m1 प्लस m2 ग्रेटर देन m। अगला प्रश्न है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो हमें इस प्रश्न में परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। R बराबर होता है हमारा, R बराबर दे रखा है हमें 8 ओम, प्रेरकत्व प्रतिघात XL दे रखा है हमें 6 ओम। तो आपको मालूम है प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है अंडर रूड R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप अंडर रूड R का मान रखेंगे 8 है तो 8 का हो जाएगा 64, और प्लस XL का 6 का हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा अंडर रूड 100, और अंडर रूड 100 का वर्गमूल होता है 10 ओम, यानी कि प्रतिबाधा जो है वो 10 ओम होगी। तो हम प्रतिबाधा देखते हैं, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा 10 ओम। फिर अगला बोल रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक आपको याद होना चाहिए, याद ना हो तो आप निकाल भी सकते हो। आपको मालूम है कुलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे तो F इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई F और इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक बनेगा तो Q1 Q2 का मात्रक होता है कुलाम, और Q1 Q2 का हो जाएगा कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। ये बल का मात्रक होता है न्यूटन और R का मात्रक होता है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सही मात्रक बनना चाहिए कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन दिखा रहा है कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग आपको मालूम है गामा किरण की सबसे ज़्यादा होती है और सूक्ष्म तरंगों की सबसे कम आवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म तरंगे। ठीक है। अगला कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति चाई परम ताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। तो आपको मालूम है कि इसका जो फार्मूला होता है चाई प्रोपोर्शनल 1/T, यानी T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि चाई प्रोपोर्शनल T की पावर -1। तो यानी कि इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। खंडवा में पहला प्रश्न है 2 का। ठीक है। 2 का में कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है। किरण आरेख बनाकर बच्चों, जब प्रकाश
विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण C से अधिक होता है तो प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका किरण आरेख ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये इसका किरण आरेख है। आपतित किरण आ रही है, इस सतह से टकराकर वापस पूरा का पूरा प्रकाश लौट जाता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। तो आपको मालूम है समस्थानिक और संभारिक नाभिक क्या होते हैं और कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे समस्थानिक, इन्हें इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। दूसरी तरफ लिखेंगे संभारिक, इन्हें इंग्लिश में आइसोबर कहते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं कि वह पदार्थ या वह नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या समान हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो हमने लिख दिया प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होती है जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और जब संभारिक होता है, संभारिक में उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है कि द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। इसका उदाहरण समस्थानिक का उदाहरण होता है 1s1, 1s2, 1s3। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं और द्रव्यमान संख्या 40 40 40 बराबर है तो ये हमारे सारे संभारिक कहलाएंगे। और इसमें परमाणु क्रमांक 1 1 1 सब में समान है तो ये हमारे समस्थानिक कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समस्थानिक गा वाला दूसरे का गा कह रहा है कि ओमीय एवं अनोमीय परिपथ के लिए बी एवं आई के बीच ग्राफ खींचिए। तो आपको मालूम है ओमीय परिपथ में जो होता है तो ओमीय परिपथ जो होता है उसमें बी और आई के बीच ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे इधर के हम आई अगर दिखा रहे हैं और इधर हम बी दिखा रहे हैं तो इसका जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल एक सरल रेखा आएगा इस तरह से। और जो ये ओमीय परिपथ के लिए होता है, ओमीय परिपथ, ठीक है बच्चों। और ये हमारा जो है जो अनोमीय परिपथ होते हैं उसमें पहले तो हमारा वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है लेकिन फिर उसके बाद करंट क्या हो जाता है, लगभग कांस्टेंट सा हो जाता है। तो ये अनोमीय परिपथ होता है, ये अनोमीय परिपथ का ग्राफ होता है। ये हमारा इधर आई होता है और ये हमारा इधर बी होता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁸ कूलाम धनावेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो इस प्रश्न में आपका कह रहा है कि जो है हमारा जो आवेश है वो है Q बराबर 2.4 × 10⁻⁸ कूलाम। और कह रहा है कि हमें ये बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं दिया है क्या दिया है, आवेश Q बराबर 2.4 × 10⁻⁸ कूलाम। एन का मान हमें निकालना है तो इसके लिए हमें सूत्र मालूम है कि Q बराबर होता है NE, जहाँ E मूल आवेश होता है तो E बराबर हो जाता है Q/N। Q का मान दे रखा है हमें 2.4 × 10⁻⁸ और N हमें निकालना है, N हमें निकालना है, ये E इधर आ जाएगा तो N बराबर हो जाएगा Q/E। E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 प्लस में 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 24/16 × 10, ये हो जाएगा 1.5 × 10 यानी कि 15। यानी कि आप कह सकते हो कि जो चालक है उस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, अब पूछ रहा है कि कमी होगी या अधिकता होगी। तो इन्होंने प्रश्न में ही कह रखा है कि जो आवेश है वो धनात्मक आवेश है। तो जब धनात्मक आवेश होता है तो धनात्मक आवेश के समय जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है
ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ लिख दोगे अतः 15 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ठीक है, कमी हमें कैसे पता चली, क्योंकि यहाँ पे आवेश कैसा है, धनात्मक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो इस दो में कह रखा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज बी, समीकरण बी बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ टी सेकंड में है। समय वोल्टा ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। बी बराबर 40 साइन 100 पाई टी। ठीक है, तो अगर हमारा जो जनरल समीकरण होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, वो होता है बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो हमारा जो शिखर मान है वोल्टेज का, शिखर मान हमारा आ जाता है B0 बराबर 40 वोल्ट। और अगर हम इसकी तुलना करें तो ओमेगा बराबर आता है 100 पाई, और ओमेगा का मान जो होता है 2 पाई बटे टी होता है। तो ये हो जाएगा 100 पाई, ये हमारा पाई से पाई कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2/100। और अगर हम यहाँ से टी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/50। 1/50 का मतलब हुआ 0.02 सेकंड। ठीक है, तो आवर्तकाल हमें पता चल गया 2.02 सेकंड। अब इसमें हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों आपका जो ये ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। आपको मालूम है कि जो अधिकतम वोल्टेज है वो प्लस में 40 वोल्ट है, माइनस में 40 वोल्ट है। टी बराबर यहाँ पर 0 है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक चक्कर पूरा हो जाता है, मतलब आवर्तकाल हमारा टी बराबर 0.02 सेकंड हो जाता है। इसके बीच में यहाँ पर ये हमारा होगा 0.01 सेकंड। ठीक है, इसका अगर आधा करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज होगा वो अधिकतम होगा और ये समय होगा 0.005। अब जब यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ विपरीत दिशा में जो है अधिकतम होगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.015 सेकंड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आ जाता है। तो इन्हें लगाने के लिए आप क्या करोगे, जब इलेक्ट्रॉन किसी पथ पर चक्कर लगाता है तो हम उसे ये मान लेते कि ये जो चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में, इसका मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहे होंगे। तो ये हमारा n बराबर, इसका मतलब हो जाता है n बराबर हमारा हो जाता है 6 × 10⁻15। ठीक है, वैसे तो ये आवृत्ति है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि उस तार में इतने इलेक्ट्रॉन जो है हर सेकंड गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे t बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 सेकंड, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही कह रखा है कि जो हमारा समय है वो 1 सेकंड है। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक तार है और इस तार में जो है यहाँ से 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 × 10⁻15 बार गुजरता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस तार में जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरा एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम 1 सेकंड में वो इतनी बार गुजर रहा है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उनकी संख्या 6 × 10⁻15 है। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻15। अब हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि धारा का मान कितना होगा। ठीक है, तो I का मान हमें निकालना है। तो I का मान कैसे निकालेंगे, I का मान निकालेंगे तो I का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि I बराबर होता है Q/T, और Q का सूत्र होता है NE/T। तो यहाँ पर हमारा I बराबर हो जाएगा n का मान हो जाएगा 6 × 10⁻15, E का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻19/T हमारा हो जाएगा 1 सेकंड। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 16
16 छंगा 96, यानी कि 9.1 गुणे 10 की घात बचेगी -4। तो आई बराबर जो हमारी धारा हो जाएगी वो 9.6 गुणे 10 की घात -4 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इतने प्रश्न क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको इससे इन प्रश्नों से संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को और लाइक भी कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न हम हल करते हैं 3 का में कह रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। तो अगर आपने परमाणु मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें आपको कमियां बताई गई हों, तो मैंने आपके सामने लिख रखा है रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। पहली कमी क्या थी कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते समय ऊर्जा को लगातार विकिरण रूप से उत्सर्जित करता है। अनंतता इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन परमाणु स्थायी होता है, अतः रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल रहा। ठीक है, ये नहीं समझा पाया। दूसरी बात क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो उसे एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, उससे एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, लेकिन परमाणु कुछ निश्चित आवृत्ति का रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। तो इस रेखीय स्पेक्ट्रम को परमाणु जो रदरफोर्ड मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल इसकी व्याख्या करने में असफल रहा। बच्चों अब हम 3 खा को हल करते हैं। 3 खा में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। तो इसमें कह रहा है कि ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी दे रखी है। इसकी फोकस दूरी बच्चों बताई है एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और अगर आप चित्र देखें तो चित्र में आपको वस्तु की जो दूरी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 10 सेंटीमीटर। तो u बराबर हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस स्थिति में हम वस्तु की दूरी को ऋणात्मक नहीं लेंगे क्योंकि वस्तु हमारी दाएं तरफ रखी हुई है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति b याद करनी है। तो हम फार्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। हमें 1/b निकालना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/b बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। अब आपको मालूम है कि 1/f है 20 प्लस 1/u है 10। तो ये हमारा 1/b बराबर हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 3/20, यानी कि b बराबर हमारा आ जाएगा 20/3 यानी कि 6.67 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी वस्तु है वस्तु की दूरी हो जाएगी b बराबर 6.67 सेंटीमीटर होगा। तो अगर इसका किरण आरेख बनाना चाहेंगे आप तो यहाँ से जो ये दूरी है ये हम प्रकाश किरणें यहाँ से मुड़ के यहाँ प्रतिबिंब बना देंगी इस तरह से। ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा I, और इसकी जो दूरी होगी वो दूरी होगी 6.67। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है 3गा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो यही सेम प्रश्न जो है वो 2021 के 346 FU सेट में आया था। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो की डिटेल है पार्ट 6 यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर 2021 कोड 346 FU और क्वेश्चन नंबर है 5 का। ठीक है बच्चों, चेक कर लीजिएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है 3घा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे से याद करके जाइए। बच्चों ये हमारा आंसर है 3घा का, जो अभी हमने प्रश्न पढ़ा था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण
आपने पढ़ा होगा टाउ बराबर IAB साइन थीटा। ठीक है, हो सकता है आपने ये पढ़ा हो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो बच्चों ये और ये फार्मूला एक ही है, बस अंतर ये है कि ये जो है बलाघूर्ण कुंडली पे लग रहा है जिसमें n फेरे हैं, और ये एक धारा लूप है। धारा लूप वो होता है जिसमें केवल एक ही फेरा होता है, तो इसलिए हमने n का मान यहाँ पे मान रखा है। तो बलाघूर्ण हमारा कितना हो गया, टाउ बराबर IAB साइन थीटा, जहाँ I धारावाही लूप में प्रवाहित धारा है, A धारावाही लूप का क्षेत्रफल है, B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें धारावाही लूप स्थित है, और थीटा जो है ये धारावाही लूप के तल पर अविलंब बाद चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा लिखा हुआ हो सकता है आपको लंबा लगे, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जब हम कहीं पर कोई डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं टाउ बराबर IAB साइन थीटा, तो हमने कौन कौन से नोटेशन यूज किए हैं, उन नोटेशंस का मतलब भी हमें लिखना पड़ता है, और ये मतलब लिखने के कारण ही आपको प्रश्न हो सकता बड़ा लग रहा हो, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रखा है। आगे कह रखा है कि धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है। हम पढ़ चुके हैं, हमने भी पढ़ाया था कि धारावाही लूप जो है एक चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण भी क्या होगा, टाउ बराबर IAB साइन थीटा। ठीक है, तो इसी फार्मूले से निकल आएगा। जब इसी फार्मूले से निकल आएगा तो आपको हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर जो बलाघूर्ण लगता है वो होता है PE साइन थीटा। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव पर जो है बलाघूर्ण है, और ये जो है वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण है, तो दोनों ही बलाघूर्ण है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर साइन के आगे IAB लिखा है, इसमें जो है PE लिखा है। ये जो ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें जो इस B को छोड़ने के बाद जो ये IA बचता है, क्योंकि यहाँ E है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ B है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो IE है ये चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पे P जो है वो बल आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, वैसे ये देखो लिखा हुआ है P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसी तरह से ये IA क्या होगा, ये IA होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया था। तो जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो स्पष्ट है कि हमारा जो IA है ये चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। ठीक है, अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, M बराबर IA। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम M से शो करते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर।